चलिए समझते हैं। A train covered a certain distance at a uniform speed. ट्रेन जो है वो किसी यूनिफॉर्म स्पीड से किसी डिस्टेंस को कवर करती है। If the train would have been 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड जितनी अभी है उससे 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, तो उसको टाइम कम लगना चाहिए था या ज़्यादा? स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम लगना चाहिए या ज़्यादा? कितना बजे कह रहे हैं कम लगना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है। तो उसको कितना टाइम कम लगता है? 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है तो उसको 2 घंटे कम लगेंगे शेड्यूल्ड टाइम से। लेकिन अगर ट्रेन को स्लो कर दिया जाए 10 किलोमीटर पर आवर से, उसकी स्पीड कम हो जाए, तो अब टाइम ज़्यादा लगेगा। अब टाइम क्या लगेगा? इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो उसको शेड्यूल्ड टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे। तो अगर उसकी स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम लग रहा है। इन दोनों केसेस से हमें इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाकर उनको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले ये देखते हैं, समझते हैं जरा ध्यान से। क्या आपको स्पीड ऑफ ट्रेन पता है? पता है? कहीं पर गिवन है तो लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, क्या आपको शेड्यूल टाइम पता है कितना है? आपको शेड्यूल टाइम भी नहीं पता, तो लेट द शेड्यूल टाइम इक्वल्स टू, क्या बच्चों आप मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला बता सकते हो? स्पीड इनटू, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, इसकी स्पीड x है और टाइम y लग रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x इंटू y। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपके पास x है और टाइम कितना लग रहा था? y, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? x इंटू y। यहाँ तक किस किस को क्लियर होगा? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट आगे समझ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1, वो कह रहा है स्पीड को बढ़ा दो, 10 किलोमीटर पर आवर से फास्ट कर दो। तो स्पीड जो कि पहले x थी अब कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। हाँ या ना? तो अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लग रहा है। कितना कम लग रहा है? 2 आवर्स। तो पहले जो टाइम y लग रहा था अब y नहीं लग रहा, y से 2 आवर्स कम लग रहे हैं। तो y माइनस या प्लस? माइनस, है ना? तो यहाँ पर स्पीड हो गई x प्लस 10 और टाइम क्या हो गया? y माइनस 2। स्पीड बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से टाइम क्या हो गया है? कम। अब स्पीड बढ़ाने से और टाइम कम होने से डिस्टेंस के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल कर रही है ट्रेन। जितना डिस्टेंस वो पहले ट्रेवल कर रही थी अभी भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल कर रही है। डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं है। आपके हिसाब से डिस्टेंस कितना होना चाहिए? क्या होता है फॉर्मूला? एक साथ बोलो, एक साथ बोला करो। स्पीड कितनी है इस केस में? x प्लस 10। टाइम कितना है? y माइनस। सही कर रहा हूँ आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से डिस्टेंस कितना आना चाहिए? x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2। क्वेश्चन के हिसाब से डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, डिस्टेंस जितना पहले था उतना ही अब है। पहले कितना था? पहले कितना था? तो अब भी कितना आना चाहिए? x इंटू, तो आपके पास जो ये डिस्टेंस आया है
x प्लस 10 स्पीड बढ़ाकर और टाइम कम करके वो किसके इक्वल आना चाहिए, पुराने वाले डिस्टेंस के। पुराने वाला डिस्टेंस कितना था, x बार। बताओ ये किस किस को क्लियर है? ऊंचा सवाल उठाओ ताकि मुझे पता चलेगा कि ये इजी कॉन्सेप्ट नहीं है। सो बेसिकली सेकंड की जो फर्स्ट केस है उसमें आपने स्पीड बढ़ा दी, तो जो स्पीड पहले x थी अब कितनी हो गई है, x प्लस 10। इसकी वजह से ट्रेन को टाइम कम लग रहा है, तो पहले टाइम अगर y लग रहा था तो अब कितना लग रहा है, y माइनस 2। तो आपके हिसाब से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इस केस में x प्लस 10 और टाइम y माइनस 2। जितना डिस्टेंस ट्रेन ने पहले ट्रेवल किया था उतना ही डिस्टेंस अब ट्रेवल किया है, तो जितना डिस्टेंस इन दोनों को सॉल्व करके आएगा उतना ही डिस्टेंस पहले वाला होगा। तो इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने किसके इक्वल कर दी, x। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या, कोई डाउट है? नो। सेकंड केस, सेकंड केस में उन्होंने कहा है कि अगर ट्रेन को स्लो कर दिया जाए 10 किलोमीटर पर आवर से, तो स्पीड जो पहले x थी अब कितनी हो जाएगी, बोलिए, x माइनस 10 या प्लस 10, माइनस 10, क्योंकि कम की गई है। तो x माइनस 10 विल बी द स्पीड। स्पीड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लग रहा है, तो टाइम कितना आ जाएगा, y प्लस डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू स्पीड x माइनस 10 टाइम y प्लस। जो इस केस में डिस्टेंस आया है वही तो ओवरऑल डिस्टेंस होगा जो पहले आया था, क्योंकि ट्रेन उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ट्रेन के डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं है। तो डिस्टेंस जो अब आया है x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3 वो पहले वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा। पहले वाला डिस्टेंस क्या था, x इंटू। तो फर्स्ट केस से फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, सेकंड केस से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी किया है जिसमें xy से xy कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो फिर से आपके पास दो इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल है, सिंपल सी इक्वेशंस बनेगी, उनको आप सॉल्व कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन। अ मैन वॉक सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड। वो किसी स्पीड से चल रहा हमें नहीं पता, तो हम स्पीड को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, कितना, x। चलिए मेरे साथ साथ शुरू करें। लेट द स्पीड ऑफ मैन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सब किलोमीटर और आवर में चलता है। इफ ही वॉक 1/2 किलोमीटर एन आवर फास्टर, अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाए, हाफ किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करे, तो उसको 1 घंटा कम लगेगा। अगर वो अपनी स्पीड को जस्ट हाफ भी बढ़ा दे तो उसको डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा कम लगेगा। ऑब्वियसली बात है स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगता है, बट अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर लगा लीजिएगा, 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर कर दे, अपनी स्पीड को कम कर दे 1 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेगी। ऑब्वियसली बात है स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एंड हिज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग। एक तो डिस्टेंस निकालना है और उसका ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग, दैट मींस उसकी स्पीड निकालनी है। तो आपने स्पीड को क्या मान लिया है, क्या आपको टाइम पता है, लेट दी टाइम टेकन, टाइम टेकन को क्या मान लेते हैं, y। ओके, तो अब आपको इसमें स्पीड और डिस्टेंस दोनों कैलकुलेट करने हैं। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने इससे पहले किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके जैसा ही ये क्वेश्चन है हमारे पास। जो ट्रेन वाला क्वेश्चन किया ना उसके जैसा ही है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, जल्दी से बोलिए फॉर्मूला, स्पीड इनटू स्पीड कितना है, टाइम, x इनटू, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ जाएगा, x। फर्स्ट केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में वो क्या बोल रहे हैं,
दे आर सेइंग कि अगर वो अपनी स्पीड 1/2 टाइम मतलब 1/2 किलोमीटर पर आवर कम कर ले तो जो स्पीड उसकी पहले x थी अब कितनी हो जाएगी? बोलो जल्दी से। x प्लस या माइनस? माइनस 1/2 x माइनस 1/2 कितनी होगी स्पीड? x माइनस 1/2। तो उसको टाइम माइनस होगा प्लस होगा? फास्टर लिखा है तो फास्टर में क्या होगा? प्लस होगा। ध्यान दो इस चीज को। फास्टर मतलब बड़ी है उसकी स्पीड, बड़ी है तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो अगर उसकी स्पीड बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है उसको टाइम कम लग रहा होगा। कितना टाइम कम लग रहा है? 1 आवर। तो पहले टाइम y था, अब y माइनस 1 लगेगा। बताओ इस केस में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? जब हमारे पास स्पीड और टाइम पता हो तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला बना सर? स्पीड इनटू डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इस केस में x प्लस 1/2 और टाइम y माइनस। अगर उसकी स्पीड बढ़ गई तो उसका टाइम कम लग रहा है लेकिन डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल कर रहा है जितना वो पहले ट्रेवल कर रहा था। पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था वो? xy। तो अभी भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो? x। तो x प्लस 1/2 इंटू y माइनस 1 इक्वल्स टू x। ये नया है जो हमने इसके हिसाब से निकाला है, कंडीशन के हिसाब से। जो ये वाला डिस्टेंस है और जो पुराना ओरिजिनल डिस्टेंस है वो आपस में क्या रहेगा? सेम रहेगा। आपस में क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। ओके, इसको सॉल्व करके आपके पास बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए फिर से कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर वो अपनी स्पीड को कम करता है 1 किलोमीटर पर आवर से तो उसकी स्पीड पहले थी x, अब x माइनस 1। तो उसका टाइम जो है वो 3 घंटे ज्यादा लगता है, 3 आवर मोर। तो टाइम पहले y लग रहा था, अब कितना लगेगा? y प्लस डिस्टेंस। कार्तिक बताओ डिस्टेंस। x माइनस 1 y प्लस ब्रेक करो। ये डिस्टेंस आया मेरे हिसाब से। क्या ये डिस्टेंस और ओरिजिनल डिस्टेंस सेम रहेगा? क्योंकि जितना वो पहले डिस्टेंस कवर कर रहा था अब भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व करके क्या बन जाएगी आपके पास? सेकंड इक्वेशन। बताइए किस किसको क्लियर होगा? क्वेश्चन पर फोकस करो। उसने एक टेबल और चेयर को बेचा, सेल किया है कितने पर? 1050 अमाउंट उसको टोटल मिला टेबल और चेयर को सेल करके। और जब उसने ऐसा किया तो उसने प्रॉफिट कमाया है 10% ऑन टेबल एंड 25% ऑन चेयर। उसको प्रॉफिट भी हुआ है। ये फर्स्ट केस है। तो मैं सिर्फ आपसे पहले फर्स्ट केस की बात करता हूँ, फिर सेकंड केस की बात करेंगे। एंड में देखो उन्होंने क्या पूछा है? कॉस्ट कि उन दोनों की एक्चुअल कॉस्ट क्या थी। हमें नहीं पता उन दोनों की टेबल और चेयर की एक्चुअल कॉस्ट क्या थी। तो लेट द सीपी मतलब ये तो सभी को पता है। लेट द सीपी ऑफ टेबल इक्वल्स टू लेट द सीपी ऑफ चेयर इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल x, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब उसने क्या किया है? चेयर को सेल किया है, सॉरी टेबल की बात करते हैं पहले। टेबल को सेल किया है और टेबल पर प्रॉफिट कितना कमाया है? तो टेबल को जब सेल किया है तो x तो लिए लिए होंगे और 10% क्या दिया उसका? प्रॉफिट है। प्लस करो माइनस? प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे, लॉस हो रहा होगा तो माइनस। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10% ऑफ x। तो उसे कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो x तो आ ही रहे हैं उसके पास पैसे, मनी, उसका 10% और आ रहा है एज अ प्रॉफिट। फिर उसने खाली टेबल को बेचा है या चेयर को भी सेल किया? साथ साथ चेयर को भी सेल किया है। चेयर की कॉस्ट कितनी है? तो y तो आएगा ही आएगा उसके पास, साथ में प्रॉफिट भी आएगा। कितना? 25% ऑफ 25% ऑफ ये टेबल का था। टेबल का x रुपीस तो आए, साथ में 10% प्रॉफिट भी आया।
ये चेयर का था, चेयर के y रुपीस तो आए ही आए, साथ में 25% क्या आया प्रॉफिट। दोनों को एक साथ बेचा है, इसलिए दोनों को क्या कर रहा हूँ प्लस, और दोनों को एक साथ बेचने के बाद प्रॉफिट कमाने के बाद कितने पैसे मिलते हैं उसको 10, कितने रुपीस मिलते हैं उसको, ध्यान से समझना। टेबल बेची कितने की x की और 10% का प्रॉफिट कमाया। हमें नोटबुक बंद करने को बोल रखा है। टेबल बेची x की और उस पर कितने का प्रॉफिट कमाया 10% का। शेयर बेची y की और उस पर कितने का प्रॉफिट कमाया, मतलब x तो आएगी आएंगे साथ में 10% का प्रॉफिट भी आएगा, y तो आएगी आएंगे और साथ में 25% का क्या आएगा प्रॉफिट। तो ये कंप्लीट जो है ये सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल है, और ये कंप्लीट जो है ये सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर है। और क्योंकि दोनों को एक साथ बेचा गया है इसलिए प्लस कर रहे हैं, और कितने में बेचा गया है 105। सॉल्व करते हैं। पहले ये बताओ ये कंडीशन किस किस को क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। x प्लस 10% परसेंटेज के लिए अपॉन 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, प्लस y प्लस परसेंटेज की जगह 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1057। सही कर रहा हूँ मैं आपके हिसाब से। यहाँ पर एक 0 से एक 0 कैंसिल, यहाँ पर फिलहाल कैंसिल हो रहा है लेकिन कैंसिल चलो कर देते हैं। 25 वन 25, 25 इंटू 4 100, तो क्या बचेगा x प्लस 1x अपॉन 10 प्लस y 1 अपॉन 4 y इक्वल्स टू 1057। इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, ये पूरे का एक साथ ले लो एलसीएम, पूरे का एक साथ ले सकते हैं। 10 और 4 का एलसीएम, 10 और 4 का एलसीएम 40 या 20 भी होता है। एलसीएम कितना आएगा 20, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो 4 और 10 का जब एलसीएम आप निकालोगे तो कितना जाएगा 20। यहाँ पर अपॉन में 1, यहाँ पर अपॉन में 1, तो ये रहेगा 20x। आता है एलसीएम लेकर सॉल्व करना सभी को। 10 इंटू 2 तो 1 इंटू 2 2x, 1 इंटू 20 तो 20y, प्लस 4 इंटू 5 तो 5 इज इक्वल्स टू 1050। ये सब किसके इक्वल चल रहा है 105। 20x प्लस 2x 22x, 20y प्लस 5y 25y। ये 20 जो अपॉन में था इसको उधर मल्टीप्लाई में भेजे। क्या इसको सॉल्व करके आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट केस था जिसमें आपने फर्स्ट इक्वेशन बना ली है। अब सेकंड केस की बात करते हैं। मैं सिर्फ आपको केस समझाऊंगा, इक्वेशन इस केस में आप खुद बनाओगे। ओके, if she had taken a profit of 25% on the table, अगर वो 25% का प्रॉफिट टेबल पर ले और 10% का टेबल प्रॉफिट ले चेयर के ऊपर, किसके ऊपर एक्सचेंज कर दिया उन्होंने वैल्यूज को। पहले टेबल पर 10% था और चेयर पर 25%। वो कह रहे हैं अगर टेबल पर 25% होता और चेयर पर 10% होता तो उसको थोड़े ज्यादा पैसे मिलते। कितने मिलते 1065। तो सेकंड केस के हिसाब से टेबल को बेचना है, टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो तो आएगा ही आएगा, x तो आएगा ही आएगा। प्रॉफिट कितना ले रहे हो टेबल पर इस बार 25% ऑफ x। चेयर को भी बेचना है साथ में, चेयर का कॉस्ट प्राइस y तो आएगा ही आएगा, और प्रॉफिट कितना ले रहे हो चेयर पर 10%, तो प्लस 10% ऑफ। टेबल और चेयर अलग अलग बेच रहे हो एक साथ बेच रहे हो तो प्लस करेंगे, और टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं टोटल रुपीज 1065। इसको सॉल्व ऐसे ही करेंगे जैसे इसको किया था और आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो। देन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी। दो अलग अलग स्कीम्स हैं, एक ए और एक का नाम है बी। सुजैन ने दोनों में इन्वेस्ट किया है। एक पर उसको इंटरेस्ट मिलता है 8% पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का जो इंटरेस्ट है, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना मिलता है उसको 8%। वहीं दूसरी स्कीम पर कितना इंटरेस्ट उसको मिल रहा है 9% पर एनम। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 9% पर एनम।
तो दो अलग अलग स्कीम, एक स्कीम ए और एक स्कीम बी, दोनों पर अलग अलग इंटरेस्ट वहां पर मिल रहा है। स्कीम ए पर इंटरेस्ट मिल रहा है 8% पर एनम, स्कीम बी पर इंटरेस्ट मिल रहा है 9% पर एनम। तो उसको एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलता है ओवरऑल दोनों स्कीम का मिलाकर 186। कितना मिलता है? तो देख रहे हैं क्या हमें पता है कि उसने कितना इन्वेस्ट किया है ए वाली स्कीम में और कितना इन्वेस्ट किया है बी वाली स्कीम में? नहीं पता? तो लेट कर लेते हैं। ये आपसे पूछा है हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, तो अपने पास मेरे साथ साथ नोट कर लीजिएगा समझने के साथ साथ। लेट द मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम ए इक्वल्स टू एक्स। Let the money invested in scheme B equals to 1। स्कीम A में उसने x रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और स्कीम B में y रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट केस में ADQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में उसको पहली स्कीम पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8% पर एनम का मिल रहा है। तो 8% ऑफ एक्स, और दूसरी स्कीम पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 9% पर एनम, तो 9% ऑफ वाई। दोनों स्कीम का जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है उसको वो कितना मिल रहा है 1860। कितना मिल रहा है 1860। ओवरऑल इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है उसका 1860। लेट्स सॉल्व इट। 8% ऑफ x दैट इज 8/100 into x। 9% ऑफ y दैट इज 9/100 into y इक्वल्स टू 1860। इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, एक इक्वेशन बना सकते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। 100 और 100 का एलसीएम सीधा सीधा 100 आ जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं होगा, इधर 8x इधर 9y इक्वल्स टू 1860। ये 100 जो अपॉन में था उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1860, तो पहले से ही था, 2 zeros और आ जाएंगे। सो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक किस किस को क्लियर है प्लीज रेज योर हैंड्स। शुभ क्लियर है, शाकिब क्लियर है, मान क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट जो इसका देखना समझना है। However, had she interchanged the amount of investment in two schemes, अगर वो दोनों अमाउंट्स को इंटरचेंज कर दे, डेट मीन्स पहली स्कीम पर उसको 8% मिल रहे थे तो उसने x रुपीज लगाए थे, दूसरी स्कीम पर उसको 9% मिल रहे थे तो उसने कितने लगाए थे y। अब वो इन दोनों अमाउंट्स को क्या कर रही है इंटरचेंज। क्या कर रही है इंटरचेंज। तो x की जगह y की जगह x। तो अब सेकंड केस में एक बार पेन रोक कर देखना। सेकंड केस में उसे 8% का इंटरेस्ट किस पर मिलेगा y पर। पहले 8% का इंटरेस्ट किस पर मिला था x पर, अब किस पर मिलेगा तो 8% ऑफ y प्लस 9% का इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा उसको x, तो प्लस 9% ऑफ x। अगर वो ऐसा करती है इंटरचेंज करती है तो उसको 20 रुपीज ज्यादा मिलते हैं। जो पहले अमाउंट मिल रहा था अब उससे 20 ज्यादा मिले। तो पहले 1860 मिल रहा था तो अब 20 ज्यादा मीन्स 1880। 1880 20 प्लस कर दिया हमने। क्या इसको सॉल्व करके हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी बच्चों? दो इक्वेशन दो वेरिएबल से सॉल्व आउट हो जाएगा। ये एक रेलवे का जो हाफ टिकट है, अगर आप कहीं पर किसी ट्रेन से सफर कर रहे हैं और उसको आपका हाफ टिकट लेना है, ठीक है, तो उसका जो रेंट है टिकट का वो फुल टिकट का जस्ट हाफ है। अगर फुल टिकट आपका 100 रुपये का है तो हाफ टिकट आपका 50 रुपये का। कितने का होगा? सिंपल सी बात है, समझ आ रही है? अगर आपको कहीं से कहीं तक जर्नी करनी है और उसके लिए आपको टिकट लेना है तो फुल टिकट अगर आप खरीद लो 100 रुपये का तो हाफ टिकट कितने का होगा? 50 रुपये का होता है ना। छोटे बच्चों का हाफ टिकट लगता है, पता आपको ये बात? तो अगर हाफ टिकट आपको देना पड़ रहा है तो हाफ टिकट कितने का होगा? हाफ का ही होगा, जितने का फुल टिकट है उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। एंड द रिजर्वेशन चार्ज, और एक रिजर्वेशन चार्ज भी देना है आपको। रिजर्वेशन चार्ज दोनों का सेम है,
जितना फुल टिकट पर रिजर्वेशन चार्ज दोगे उतना ही हाफ टिकट पर भी रिजर्वेशन चार्ज देना पड़ेगा। जितना फुल टिकट पर रिजर्वेशन चार्ज लगेगा उतना ही हाफ टिकट पर भी रिजर्वेशन चार्ज यानी कि फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा। क्या आपको पता है कितना कितना है फिक्स चार्ज और रिजर्वेशन चार्ज? नहीं पता, तो उसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। साथ साथ कर लीजिए कॉपी। लेट दी कॉस्ट ऑफ फुल टिकट, फुल टिकट की कॉस्ट कितनी मान लेते हैं, x। लेट दी रिजर्वेशन कॉस्ट, रिजर्वेशन कॉस्ट कितनी मान लेते हैं, y। हाफ टिकट का कितना कॉस्ट लगेगा, हाफ हो जाएगा, तो x का हाफ हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ हाफ टिकट इज इक्वल्स टू x का हाफ, दैट इज xy। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे समझ। तो दिक्कत, कॉस्ट ऑफ टिकट कितनी मान ली है, x, उसका हाफ टिकट कितने का पड़ेगा, x अपॉन 2 का। रिजर्वेशन चार्जेस कितने दे रहे हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस में वो क्या बोल रहे हैं, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, जबकि कोस्ट उसको कितना पड़ा है, 216 था। उसने फर्स्ट क्लास टिकट लिया और फर्स्ट क्लास टिकट x का पड़ा होगा उसको, फर्स्ट क्लास टिकट कितना पड़ा होगा, x का। सिर्फ टिकट के पैसे दिए होंगे, रिजर्वेशन के भी दिए होंगे, रिजर्व करा रहा है ना उसको टिकट को, तो रिजर्वेशन के कितने दिए होंगे, y। तो x प्लस y मिलाकर उसने कितने पैसे दिए हैं, कितने रुपीस दिए हैं, 216। ये तो बन गई फर्स्ट इक्वेशन सिंपल सी, कि x तो उसने टिकट के दे दिए और y उसने रिजर्वेशन चार्जेस दे दिए, तो x प्लस y कितना आ गया, 216। ये किस को क्लियर हो रहा है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। सेकंड केस, सेकंड केस को प्लीज पेन रोक समझिएगा बोर्ड पर। एंड वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट 327। एक फुल टिकट लिया और एक हाफ। तो फुल अगर टिकट लिया है तो x तो दिए होंगे और रिजर्वेशन चार्ज कितना दिया होगा, y। अगर वो अपने लिए फुल टिकट ले रहा है तो x तो उसने टिकट के दिए होंगे और y किसका दिया होगा, रिजर्वेशन का चार्ज दिया होगा। साथ में वो एक हाफ टिकट और ले रहा है किसी और के लिए, तो हाफ टिकट का कॉस्ट कितना है, x अपॉन 2। तो हाफ टिकट का कॉस्ट कितना आ गया बच्चों, x अपॉन 2। इसका हाफ टिकट का भी तो रिजर्वेशन कराएगा वो, रिजर्वेशन चार्जेस वही हैं जो पूरे के हैं, कितने हैं, रिजर्वेशन चार्जेस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ रेट में हाफ हुआ था, वैसे रिजर्वेशन चार्जेस दोनों के लिए क्या है, सेम। तो इसके भी रिजर्वेशन चार्जेस क्या रहेंगे, 1। ये था उसका खुद का टिकट जिसमें उसने टिकट के पैसे दिए x और रिजर्वेशन के लिए y। ये था उसके बच्चे का टिकट जिसमें उसने हाफ तो दिया टिकट का x अपॉन 2 और रिजर्वेशन के पूरे दिए हैं कितने, y। टोटल मिलाकर उसने कितने रुपीस पे किए हैं, 320। क्या इसको सॉल्व करके आपके पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो।